अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट की एक और एपिसोड के साथ तौसीफ। ऑकलैंड से हमारे साथ डॉक्टर वान साहब हैं, वैंकूवर कनाडा से, और मंशा भाई एडमंटन कनाडा से। तो बिल्कुल थोड़ा सा अरसा गुजरा है कि न्यूजीलैंड टूर कर रहा था इंडिया का, और आखिरी टेस्ट मैच मुंबई में एजाज पटेल ने 10 विकेट ली। अब सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच था, और उसके बाद इंडिया चली गई साउथ अफ्रीका, और न्यूजीलैंड वापस आ गई, और उन्होंने बांग्लादेश को होस्ट करना था। तो इन दोनों सीरीज के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे इस मैच में, इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले ये कि ऑब्वियसली मिरेकल इन मोंगनुई, बांग्लादेश ने हरा दिया न्यूजीलैंड को। अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल, और क्या कहते हैं, कहीं से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था कि इस तरह होगा, और बड़ा कम्प्रिहेंसिवली हराया। ये नहीं कि कोई एक सेशन में, उन्होंने ऑलमोस्ट पहले दिन के अलावा उन्होंने सारे ही सेशन डोमिनेट किए। तो डॉक्टर साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या मंशा भाई आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बांग्लादेश, और 3 की प्लेयर्स मिसिंग होने के बावजूद, शकीबुल हसन नहीं खेल रहे थे, तमीम इकबाल नहीं खेल रहे थे, मुस्तफीज नहीं खेल रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने बड़ा कम्प्रिहेंसिव जो है वो हराया। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली न्यूजीलैंड ने अपने 10 विकेट के जो हीरो थे, एजाज पटेल, जो हिस्ट्री में 3rd टाइम हुआ है। जिम लेकर ने 10 आउट किए थे 1955 में इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर कुंबले ने आउट किए थे पाकिस्तान के खिलाफ 99 में, और ये तीसरी दफा ही हुआ है। और उसकी परफॉर्मेंस के बाद एजाज पटेल को इन्होंने बाहर बिठा दिया। तो आप लोगों ने पूरा सिनारियो, दोनों सरप्राइजेस किस तरह देखे, एजाज पटेल का ना खेलना, और न्यूजीलैंड का बांग्लादेश से न्यूजीलैंड में हार? मेरे ख्याल में ये मिरेकल इन मंगनोई क्या है कि आप न्यूजीलैंडर्स बच नहीं सकते इस बात से कि बांग्लादेश जीता है। आप उसको बड़े दिल से तस्लीम करें, ये मिरेकल ना कहें। आपने खुद ही कह दिया मिरेकल। हाँ, एक सेशन का मिरेकल तो मान सकते हैं, लेकिन अगर 4 दिन 5 दिन डोमिनेट कर रही है टीम, बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में, तीनों शोबों में, तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़े दिल से कह दें कि ठीक है जी, बांग्लादेश जीत गया। बेशक 21 साल बाद ही जीता, लेकिन जीता तो सही ना। आखिर वो भी तो अपने ड्रेसिंग रूम में गाना गा रहे थे ना बाद में कि हम होंगे कामयाब है एक दिन। तो बिल आखिर वो कामयाब हुए। तो कोई ना कोई दिन तो आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा बेहतर पहलू है इसका कि ठीक है जी, बांग्लादेश जीता। और दूसरी बात आपने जो की एजाज पटेल की, एजाज पटेल का ताल्लुक भी मुंबई से है। वहां उन्होंने विकेट्स ली, 10 विकेट्स ली। बहुत बड़ा मतलब वो कारनामा सर अंजाम दिया उन्होंने। और अगर वही एजाज पटेल इंडिया से खेल रहे होते, पाकिस्तान से, श्रीलंका या बांग्लादेश से, किसी भी एशियन कंट्री से, तो शायद वो अगले 10 साल तो कहीं भी टीम से बाहर ना होते। और बल्कि यार मुमकिन है कि उनको कप्तान भी बना दिया जाता अगर पाकिस्तान में खेलते क्योंकि हमारे पास बहुतात रहती है। तो मनशा भाई से पूछते हैं कि वो कैसे देखते हैं इन दोनों चीजों को, मिरेकल को भी और एजाज पटेल को। हाँ, पहली बात तो मैं ये कहूँ कि अगर टेस्ट में आपका पहली इनिंग में 300-350 स्कोर होता है तो पार स्कोर होता है, और बड़ा मुश्किल होता है फिर दूसरी टीम का पकड़ना, क्योंकि फिर एक सेकंड इनिंग होती है और लास्ट में बैटिंग करनी होती है चौथी इनिंग में, तो जिस तरह बांग्लादेश ने करनी थी। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो शायद वो ज्यादा खब्बे हैं बांग्लादेश के पास, डर गए, सैडनर को नहीं खिलाया। तो इजाज की तो जगह बनती थी कि क्या सारे वो ऑफ स्पिनर हैं तो वो एजाज पटेल को खिलाते। ये तो जहां तक होगी सिलेक्शन में, और 4 वो फास्ट बॉलर खिला ले। अब वो 2 लेजेंड्स को, बोल्ट को या उधर से दूसरे को बिठाते बाहर, या वैगनर और जेमिसन को, तो ये उनके लिए एक था। लेकिन उन्होंने कहा ऑल आउट एक पेस अटैक से, और ये नए लड़के हैं, शायद वो पेस के अंडर प्रेशर हों, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। और जहां तक आप दूसरी बात देखेंगे, उनके मिरेकल तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह है कि मेरे ख्याल में उसके लिए उनके जो 2 टॉल फास्ट बॉलर है, शोरफुल और इबादत हुसैन, बहुत अच्छी चेंज नजर आई। तस्कीन तो काफी अरसे से वो प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है, और वो शायद इंजरी की वजह से बाहर थे, लेकिन वो भी शुरू से ही उनमें टैलेंट और वो नजर आया। और उस तरह अगर आप देखें तो लोअर ऑर्डर भी मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड का जो है ना, एक लंबी टेल होगी 4 फास्ट बॉलर खिलाने से। और टीम सऊदी, और चलें बोल्ड आप कहेंगे आप कुछ छक्का छक्का मार लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक लंबी टेल होगी, क्योंकि टेस्ट में तो आपको फील्ड आप खोल के लगा सकते हैं, तो लंबी टेल को। लेकिन जो बांग्लादेश की टेल थी, वो जो 100-125 था, वो मेरा ख्याल है मेहदी और वो यासिर हुसैन, और नीचे से 5वें पे ये लड़का जो खेल, इनकी वजह से लिटन दास, क्योंकि लिटन दास पहले उसने 50 पे 50 किया, और मोमिन अली बिल्कुल एक एंड उन्होंने ब्लॉक किया था, शायद 30 रन उन्होंने 131 बॉलों पे किए। तो वहां से एक एंड ब्लॉक करके, और जहां से वो आके लिटन दास तेज खेले,
और फिर वो सेटल हो गए, तो उन्होंने भी 100 के लिए फिर 88 जो भी 80 उन्होंने किया, उसके लिए काफी टाइम लिया। तो यहाँ से एक मतलब उनकी एक प्लानिंग नजर आ रही थी कि 5वें पे जो आ रहे पहले तेज खेलेगा, सेट होगा। तो एक बांग्लादेश एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ सामने आया और जिसकी वजह से वो जीते। तो मेरे ख्याल है कोई भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है उसको मिरेकल नहीं कहना चाहिए। खुशाइन बात है कि जो 8वें 9वें नंबर पे टीम हो, जो भी रैंकिंग में नीचे हो, और अगर वो एक बड़ी टेस्ट प्लेइंग नेशन को उनके मुल्क में हराती है, तो अच्छी बात है कि नई टेस्ट प्लेइंग नेशन जो बन रही हैं उनको हौसला मिलेगा कि हम भी इस गेम का हिस्सा। सती साहब से पूछते हैं एक बात, क्योंकि वो न्यूजीलैंड में हैं और न्यूजीलैंड की टीम के साथ भी मुख्तलिफ औकात में उन्होंने काम किया हुआ है। तो सती साहब, क्या ये न्यूजीलैंड इसको लाइट ले गया, या कोई पिच का मसला था, या सिर्फ एजाज पटेल का ना खेलना था, या क्योंकि 11 प्लेयर तो बहरहाल फिर भी खेल रहे थे पूरे? हाँ नहीं, इसमें डॉक्टर साहब काफी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि मैं तकरीबन मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे, तो इतनी गर्मी मैंने न्यूजीलैंड में पहले कभी पड़ते हुए नहीं देखी। जितनी गर्मी तो अब इस सती भाई, पिछले कोई महीनों बात में। नहीं, उधर इधर थोड़ी दिन आ जाए, अभी भी -26 है, कुछ 3 वीक से इसी तरह ही चल रहा है। जी जी। माशाल्लाह। तो यहाँ पे ये है कि एक तो इतनी गर्मी नहीं पड़ी है, माउंट मांगनूई वैसे भी थोड़ा सा गर्म, मतलब रिलेटिवली गर्म पार्ट है न्यूजीलैंड का। सेकेंडली ये कि अगेन ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा हूँ, मेरी अपनी ओपिनियन है, किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। आई थिंक ये जो हो सकता है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा हो कि यार लास्ट टाइम या इन पास छोटी टीमों के साथ जब मैचेस होते हैं 3 दिन में खत्म हो जाते हैं जब सीमिंग ट्रैक्स बनाते हैं, तो मे बी दे थॉट कि यार ट्रैक जो है ना वो थोड़ा सा फ्लैट कर दें विदाउट टेलिंग न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम जो नहीं, क्रिकेट बोर्ड ने शायद इस तरह कराया हो कि थोड़ा सा विकेट को सपोर्टिव करें, ताकि मैचेस जो 10 दिन के हैं ना, 2 टेस्ट मैचेस 5-5 दिन के, तो वो 9 दिन तक तो जाए ना। तो इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग और ये वो जो आई डोंट नो दैट हैज एन इम्पैक्ट। अगर 2 टेस्ट मैच हैं 10 दिन में जिन्होंने चलना है वो 6 दिन में खत्म हो जाए, तो आई एम श्योर देयर इज अ रेवेन्यू लॉस। आई एम बीइंग सिनिकल, मे बी ऐसा ना हुआ हो, लेकिन मेरे ख्याल में शायद इससे कुछ फर्क पड़ा हो। सेकेंडली ये कि अगर न्यूजीलैंड टीम को पता हो कि इस तरह का विकेट है, या अगर उन्होंने मिसजज कर लिया, तो 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने का मेरा ख्याल है कि कोई रीजन नहीं था ना। स्पेशली अगर फ्लैट डेक बनाना है तो आपको जेन्युइन स्पिनर चाहिए, क्योंकि फ्लैट डेक में अब न्यूजीलैंड ने जो है वो 176 ओवर किए, ठीक है। मैं जब से हूँ न्यूजीलैंड में मुझे याद नहीं है कि कभी इन्होंने 176 ओवर किए हो पहले ना, स्पेशली लास्ट 10-12 साल में तो मेरा नहीं ख्याल कभी 176 ओवर न्यूजीलैंड की टीम ने कभी बॉलिंग की हो, ठीक है। अब जो बांग्लादेश के ऊपर के ही 4 बैट्समैन थे तो 100 ओवर तो वो खेल गए, 100 से ऊपर ओवर वो खेल गए, ठीक है। तो मतलब इतना अगर ज्यादा हो तो आपको तो 2-2 स्पिनर खिलाने चाहिए ताकि वर्कलोड शेयर हो जाए ना, रादर देन कि आप जो है वो। तो आई थिंक एक तो वहां पे उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की। सेकेंडली ये कि जो लेंथ है, जो इस तरह के ड्राई विकेट्स होते हैं, ड्राई तो नहीं कह सकते, फ्लैट विकेट्स होते हैं, तो उसमें जो लेंथ है ना, हम लोग जिस तरह पाकिस्तान इंडिया वार में हम लोग जो है ना, हमारी गुड लेंथ 6 से 8 इंच आगे होती है न्यूजीलैंड की निस्बत, ठीक है। उसमें रीजन ये होता है कि हम जितना आगे करते हैं तो स्विंग होने का बॉल का चांस थोड़ा सा ज्यादा होता है। स्टिल हाफ वॉली नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे से किया। न्यूजीलैंड वाले जो है वो उनकी गुड लेंथ थोड़ी सी, एक तो हाइट भी ज्यादा होती है ज्यादातर बॉलर्स की, तो गुड लेंथ थोड़ी सी पीछे होती है ताकि उनको विकेट से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए ना, और गेम यानी कि कैरी करे और लोग मतलब एज लग के स्लिप हो। तो अब जिस तरह जेमिसन है तो वो लेंथ बॉल करता है, उनकी लेंथ वह तो है भी 6 फुट 8 इंच का है वो। तो अब मसला ये है कि जिस लेंथ पे वो गेंद कर रहे हैं ना, बोल्ड हो सकता है ना एल भी हो सकता है, वहां से स्निक आउट हो सकता है, और स्निक आउट होने के लिए साइडवेज मूवमेंट चाहिए, वो वहां थी नहीं, और वो स्विंग कर हो नहीं रहा था बॉल। तो आई थिंक कि टेक्निकली दे प्रॉब्ली गॉट इट रॉन्ग, बट फेयर प्ले टू बांग्लादेश। उन्होंने जो बैटिंग की है ना, उन्होंने बहुत बॉल्स छोड़े शुरू में ना, मतलब हमारे फास्ट बॉलर्स को थका के रख दिया ना, उन्होंने बॉल्स लीव बहुत अच्छा किए। 100% आई थिंक इवन उनका नंबर 6, 7 और 8, ठीक है, उन्होंने तकरीबन 60 ओवर्स खेले। मैं नहीं, मेरी यादाश्त में ऐसा नहीं है कि किसी भी टीम के इतने लोअर ऑर्डर ने न्यूजीलैंड की इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ इतने ओवर्स खेले, इतना तो टॉप ऑर्डर नहीं खेलता। तो आई थिंक कि ओवरऑल जो भी उनका कोचिंग स्टाफ है, एशवेल प्रिंस और ओटिस गिब्सन, उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कंडीशंस बेहतर रीड की, और उन्होंने क्या कहते हैं अनफोर्स एरर्स को मिनिमाइज कर दिया ना अपनी बैटिंग से। तो दोनों सूरतों में ना आई थिंक कि बांग्लादेश आउटप्लेड न्यूजीलैंड इन एवरी ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम। जी जी डॉक्टर साहब, और इसी तरह एक और भी सीरीज चल रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अभी हाँ जी। तो इंडिया हारा है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप बताएं।
कि कैसा सीरीज को देखते हैं? अच्छा, ये बेसिकली मैं नाज़रीन को बता दूं कि सती साहब ने जस्टिफाई कर लिया अपनी हार को किसी न किसी तरीके, कहीं कहीं बॉलिंग में डाल के, कहीं पिच में डाल के, कहीं बोर्ड के डिसीजन पे डाल के गुजारा कर लिया। अब दूसरी जो टीम है ना, वो है हार्ड फेवरेट है मंशा भाई की, वो जो रिसेंट टेस्ट हारी है। गो के टेस्ट सीरीज तो भी बराबर ही हुई है, लेकिन बहरहाल टेस्ट हारना इटसेल्फ ये काफी मुश्किल वक्त होता है किसी भी टीम पे। तो इंडिया जो कि एक टेस्ट की बेहतरीन टीम समझी जाती है, खेलती भी है, वो कि उसका रिकॉर्ड इंडिया के अंदर ज्यादा बेहतर है। अब बहरहाल उन्होंने पहला टेस्ट जीता साउथ अफ्रीका में जाके। इसके बावजूद कि साउथ अफ्रीका इस वक्त काफी सारी स्ट्रगल से गुजर रही है, लेकिन उन्होंने अच्छा कमबैक किया। तो जब से वो उनके कोटा सिस्टम का प्रॉब्लम चल रहा है, ग्राहम स्मिथ के जाने के बाद से लेके अब तक वो स्टिल स्ट्रगल कर रही है। ये कैप्टेंसी भी कर रही है और बैटिंग भी कर रही है, बॉलिंग भी कर रही है। और इसके बावजूद उन्होंने बड़ा अच्छा कंटेन करके 250 के अंदर 4 इनिंग्स में 250 स्कोर हुआ। तो मंशा भाई, अगर पहले टेस्ट को जो इंडिया ने जीता और दूसरा टेस्ट जो इंडिया ने हारा, उन दोनों के दरमियान में अब किस तरह सा ममासलत किस तरह देखते हैं? क्या क्या फर्क क्या था जिसमें इसकी वजह से साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया और टेस्ट जीता? ये बहुत बड़ा कमबैक है उनका साउथ अफ्रीका का, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इंडिया ऑल ओवर था उनके पहले मैच में। और अगर मैं देखूं जिस तरह यहाँ भी लेथम थे और विलियमसन नहीं थे, यकीनन वो भी एक इशू था कप्तानी का कि वो नया लड़का था और कीपर भी था। तो इधर भी आप देखें कि यहाँ पे कोहली नहीं थे, जिनकी वजह से एक बहुत बड़ा डिफरेंस था एक बैटिंग में भी। और जो इतने अरसे से टीम के साथ खिला रहे हैं, कहाँ से राज को खिलाना है, कहाँ से राज को शायद कम ओवर करवाए मेरे ख्याल में, शमी को ज्यादा करवाए, बुमराह को। और इस तरह मतलब ये यकीनन एक कैप्टन जब आप बहुत अरसे से एक टीम के साथ लेके चल रहे हो, तो आप कैसे प्रेशर बिल्ड करना है, क्या उसमें आपने प्लानिंग करनी है। और ये टेस्ट क्रिकेट है, उसकी खूबसूरती ये है कि ये सेशन बाय सेशन गेम। एक सेशन में अगर ब्रेट ली अच्छे अच्छे आउट कर दिया, मिचेल जॉनसन, शोएब अख्तर, तो अब मैच का पासा ये नहीं है कि आपने एक दिन आज पूरा दिन अच्छा खेल लिया। ये सेशन बाय सेशन है। और एक भी सेशन अगर आप लूज कर जाए, तो मेरा ख्याल है जैसे न्यूजीलैंड ने भी एक सेकंड बैटिंग में सेशन लूज किया, तो इसी तरह इंडिया ने भी कल जब पहले टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में उन्होंने सेकंड बैटिंग में एक सेशन लूज किया, जिसमें अलगर और वो ऊपर से 100 कर गए 2 विकेटों पे। तो मेरा ख्याल आधा मैच वहां पे वो ले गए, जो प्रेशर एक बिल्ड करना था। बाकी अगर आप समझे तो राहुल का 100 था, और बहुत ही शानदार 100 था, और जिसकी वजह से रेहाने की अपनी पोजीशन और पुजारा की अपनी पोजीशन पे कुछ सवालात थे, तो इस वजह से उन्होंने रेहाने को नहीं दिया। हालांकि मैं उसका पीछे जो भी रिकॉर्ड देखूं, कहीं भी उसको उन्होंने एज अ कैप्टन मैच दिया तो उसने एक क्लास कप्तानी की है। बहुत अच्छी कप्तानी, बहुत अच्छे बॉलिंग चेंजेस, बहुत अटैकिंग फील्ड, और खुद भी उसकी परफॉर्मेंस उस मैच में अच्छी रही। तो शायद इस वजह से राहुल अनाउंस कर चुके थे वनडे का कैप्टन, और साथ उसकी अपनी पोजीशन का थोड़ा था, फॉर्म भी नहीं थी, तो इस वजह से उन्होंने नहीं किया। अगर मेरा हाल है शायद रेहाने भी कैप्टन होते तो काफी इसमें फर्क होता, क्योंकि राहुल शायद T20 करते रहे हैं, लेकिन टेस्ट को कप्तानी करना डिफरेंट। क्यों सदी अच्छा, में? एक और बात है, वो ऑब्वियसली काफी डिबेट चलती रही ना कि कोहली अश्विन को नहीं खिलाते इंडिया से बाहर। अच्छा, अब इस सीरीज में जो है वो उन्होंने 42-43 ओवर, 42-43 ओवर्स किए अश्विन ने, ठीक है, और उन्होंने 3 ही आउट किए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मतलब वेरी हाई स्ट्राइक रेट, यानी कि हर 14-15 ओवर के बाद एक आउट कर रहे हैं, तो विच इज नॉट इनफ फॉर अ फुल टाइम योर मेन स्पिनर। तो आपको लगता है कि क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के टूर पे उनको नहीं खिलाया, तो उसके बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर कि जी अश्विन को तो खिलाना ही खिलाना है, क्योंकि अश्विन जो है वो इतने इफेक्टिव लग नहीं रहे इस सीरीज में ना। और शायद उनको ओवर्स भी बहुत कम कम दिए गए, उन्होंने 43 ओवर्स किए 4 इनिंग्स में। तो माशाल्लाह इंडिया में जब होते थे मैचेस तो 30-30 तो वो एक एक इनिंग में करते थे ना। तो और स्पिनर का ये भी शायद होता है कि जितने ज्यादा ओवर करें उतना अच्छा रिदम पकड़ते हैं ना बाज़ औक़ात। तो आपको लगता है कि क्या कहते हैं, इन्होंने भी हॉर्सेस और कोर्सेज वाला रखा कि यार कंडीशंस अगर फास्ट बॉलर को सूट कर रही हैं, क्योंकि अच्छा स्पिनर तो किसी भी कंडीशन में बॉल कर लेगा। तो आपको लगता है कि शायद इस उसको भी अंडर यूज किया, या फिर शायद उनको बैक टू बैक मैच नहीं खिलाने चाहिए थे और कोई और ऑप्शन देखनी चाहिए थी? डॉक्टर साहब, अगर मैं ये सवाल लूँ, मेरे ख्याल में ये है कि शायद वो अश्विन जहां पे आप कह रहे हैं ज्यादा स्कोर, वो टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, और वहां तो वो सेकंड इनिंग में अटैक भी कर देते हैं, इस वजह से 30 ओवर है और एक जी ही वो बिल्कुल। फास्ट बॉलर खिलाते हैं। शायद वो तो जो आपने ओवर्स का रेशो कह दिया,
और दूसरा आपने कहा कि यहाँ पे कम कराया, वही बात है, 3 फास्ट बॉलर है और फास्ट बॉलर ही यहाँ ज्यादा खेलते हैं, तो वो एक होल्डिंग टाइप उनके पास था, उसमें था कि वो थोड़ा सा, लेकिन ऑफ द कैमरा जब आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे कुक का बड़ा बॉल यूज हो रहा है और उसकी सीम हाई है, यहाँ पे रिस्ट स्पिनर खिलाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है आपके सवाल का जवाब आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया है कि यहाँ रिस्ट स्पिनर खिलाते तो शायद उसको विकेटें मिलती, और जो फिंगर स्पिनर होता है शायद उसको नहीं। लेकिन मैं अगर कहूँ कि अगर वो एक होल्डिंग जॉब के तौर पे अगर उन्होंने खिलाया, जो ओवर इतने ज्यादा नहीं उन्होंने करवाए, तो वो मेरा हाल है शायद अश्विन स्टिल, मैं उसकी, क्योंकि उनके साथ पीछे बहुत एक, क्या वेस्ट इंडीज और क्या इंग्लैंड, एक बहुत ज्यादतियां हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो फोर्सबली उनको खिलाना चाहिए। तो वो अभी अगर मेरे ख्याल उनको बैटिंग का डर नहीं था कि वो जडेजा को खिलाते तो एक स्पिन करवा लेते, तो अभी उन्होंने शायद आउट करने के लिए गई, लेकिन ये वन ऑफ टेस्ट है, तो अगर टर्निंग ट्रैक होता 5-6 दिन पे तो शायद अश्विन ज्यादा कामयाब होते। अश्विन ने बतौर बैट्समैन तो नहीं खेले इस मैच में, 46 सती साहब मजा ले रहे हैं ना, मनशा भाई की टीम थोड़ी आई है क्योंकि टोकरे के नीचे, तो मैं सीरियसली पूछ रहा था कि वो वाकई 46 रन किए, मेरा सेकंड हाईएस्ट है एक इनिंग में, तो काफी अच्छे रन किए उन्होंने। तो ठीक है, अश्विन के 5 टेस्ट में 100 है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। And he has batted at number 6 before as a batting, like you know, batting high the order. लेकिन अब वही बात है जो मनसा भाई कर रहे थे कि शायद उनको बैटिंग की इतनी फिक्र नहीं थी, and I think overall due to strong first class records, Jadeja is considered more of a batsman who bowls and Ashwin is considered a bowler who can bat. तो क्या कहते हैं मनसा भाई, सॉरी आपको तंग करें डॉक्टर साहब भी और मैं भी, तो आप समझते हैं कि क्या कहते हैं अगले टेस्ट में अश्विन को रेस्ट करा के और क्या कहते हैं जडेजा को ही ले आए, शायद कोई मैजिक हो जाए। नहीं, वो मैंने वॉन्डर्स का विकेट अभी वो देखा नहीं कि कैसा होगा, लेकिन वो अगर तीसरा भी खेल जाएंगे तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। एक और बात है डॉक्टर साहब, अगर जो हमारे सुनने वाले हैं अगर उनको इंटरेस्ट हो इस चीज से, तो कुकाबोरा की हम जिस तरह पहले बात कर रहे थे, तो अगर आपने, मेरे हिसाब से अगर आपने इन विकेटों पे जो विकेटें हमने देखी हैं टेस्ट मैचेस में, अगर अश्विन को इफेक्टिव बनाना है ना, तो आपको पहले 20 ओवर के अंदर अंदर उनसे बॉल कराने हैं। उसका रीजन मैं ये कह रहा हूँ कि जो अश्विन क्योंकि ड्रिफ्ट भी करते हैं और क्या कहते हैं अंडरकट भी करते हैं, तो जो कुकाबोरा का जो नया बॉल है ना, क्योंकि मैं स्पिनर्स के साथ काम करता रहा हूँ, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं सेमी न्यू बॉल से स्पिनर्स ना, क्योंकि वो आपको बाइट ज्यादा मिलती है। तो जैसे गेंद 30 से पुराना हो जाता है ना, तो वो उस तरह की बाइट नहीं मिलती। तो अगर तो इन्होंने अश्विन को एज अ स्ट्राइक बॉलर यूज करना है, तो आई पर्सनली थिंक रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस, बाउंस, एनीथिंग, they should get him in first 20 overs and you can see the results inshallah. अच्छा, ये जो आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले मनशा भाई, डिफेंसिव अप्रोच की, सिलेक्शन में भी शायद डिफेंसिव अप्रोच किसी हद तक यूज की गई, तो और अगर मैं बॉलिंग में देखता हूं तो शरदुल 7 विकेट्स लेने में कामयाब हो रहे हैं इनिंग्स में, और उसके अगेंस्ट अगर हम देखें दूसरा पेस बॉलर जो सिराज हैं, ओके ही इज अ बिट क्वाइट अ न्यू, बट स्टिल एक उन्होंने अच्छा इम्पैक्ट दिया है ऑस्ट्रेलिया में भी, और जहां भी उन्होंने गेंद की है अच्छा उनका तासर हो रहा है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा फर्क कैसे आया मनशा भाई कि ये शरदुल 7 विकेट्स ले रहे हैं और सिराज बिल्कुल विकेट लेस गए हैं दोनों इनिंग्स में? हाँ, मेरा ख्याल है शायद वो पीछे से भी आप प्लेयर का देखें कि आरसीबी के साथ सिराज थे और कोहली ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और फिर टेस्ट में लेके, और यकीनन वो अपनी परफॉर्मेंस पे आए, और उन्होंने पीछे ऑस्ट्रेलिया में भी शानदार बॉलिंग की। अभी जो अब वैसे पहले इनिंग में 202 करने के बाद इंडिया से मैच तो निकल चुका था, वो तो अदर ठाकुर की 7 विकेटें ना होती, क्योंकि वो कुछ मैंने पढ़ा भी कि बीफी के साथ उसको वो कर रहे थे कंपेयर, लेकिन वो इन बोथम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है अभी, तो वो क्योंकि कुछ उन्होंने स्कोर भी कर दिया तो लोग कुछ कहना शुरू हो गए कि वो बोथम की तरह ऑलराउंडर हैं। लेकिन ये है कि अगर वो ना 7 विकेटें लेते तो मेरा ख्याल शायद मैच इतना और बनता भी ना कि जितना वो बन गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, कैरी ऑन। आपको याद होगा एक साउथ अफ्रीका के बॉलर से फिलेंडर, ठीक है, तो इनकी जो रिलीज है ना बॉल की, शरदुल की, ठीक है, ठाकुर की, इट्स वेरी सिमिलर टू क्या कहते हैं उनसे ना, फिलेंडर से, और इनकी लेंथ भी उससे बड़ी मिलती जुलती है, और ही वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन साउथ अफ्रीका, उनके साउथ अफ्रीका में बड़े एक्सेप्शनल है।
तो अदरवाइज ये स्पीड भी जो है ना वो 125 से 132 लाइक दैट, दे ऑपरेट अराउंड 80 माइल्स। तो आई थिंक आई कैन सी अ लॉट ऑफ सिमिलरिटीज कि शार्दुल शायद उनकी जो लेंथ है और एवरीथिंग वाज वेरी सिमिलर, एंड दैट माइट बी द रीजन कि वो सक्सेसफुल हुए उधर। इसीलिए हम उनको T20 में लेकर आए थे कि हमें भी आगे करके कुछ स्विंग करना सिखा दें, लैंडर के कहाँ से स्विंग करते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान टीम की बात कर रहे हैं। जी पाकिस्तान टीम उसको लेके आई थी T20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन उनका इम्पैक्ट नजर आया था वैसे, पता नहीं सब मुझे तो याद नहीं पड़ता, क्योंकि मैथ्यू हेडन तो नजर आए पूरे वर्ल्ड कप इतनी में। जल्दी तो नहीं होता डॉक्टर साहब, क्योंकि अगर आप किसी को अचानक कोई टास्क दे देते हैं ना इस तरह, तो इट्स एन इंटर्म थिंग, तो द बेस्ट दे कैन डू इज समथिंग टेक्निकल। टेक्निकल तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू डू एनीथिंग टेक्निकल ड्यूरिंग द टूर्नामेंट यू गोना स्टफ इट अप। सो आई थिंक इट्स इजियर टू गिव देम टैक्टिक्स ना, कि स्विंग ज्यादा हो रहा है तो क्रीज से बाहर हो जाओ, स्विंग कम हो रहा है तो क्रीज के अंदर से बॉल कर लो, तो छोटी छोटी सी चीजें। लेकिन आई डोंट थिंक ही वुड हैव डन एनीथिंग टेक्निकल। लेकिन वो कुकाबरा बॉल साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा स्विंग करते हैं और हिलाते बड़ा अच्छा थे वो, और बड़ी उनकी पेस जो थी ना वो 15 से 20 किलोमीटर स्लो थी डेल स्टेन से। तो और विकेट ज्यादा ले रहे थे उस दौरान, एक फेज था ना, तो वो शार्दुल ठाकुर में ना मुझे थोड़ा सी उनकी झलक नजर आई। आई डोंट नो क्या आप लोगों को आई क्या नहीं आई। और डॉक्टर साहब एक और मैं बात करूं कि ये जो अभी इतनी ज्यादा क्रिकेट हो गई, तो एक रबादा ने मेरा बहुत ही शानदार उनका स्पेल था जिसकी वजह से मैच बना। तो क्यों हम सोचते हैं कि जब मतलब कंपेयर करना शुरू हुआ, अभी T20 उसको उधर 3 छक्के पड़े थे, उसने एक ओवर में 15 करवा दिए थे। टेस्ट क्रिकेट एक टोटली डिफरेंट गेम है कि आपने बैट्समैन को किस तरह आउट करना है, और उस तरह से आप रबादा को ये नहीं कह सकते कि रबादा आउट ऑफ फॉर्म है। यकीन वो द्रविड़ के अंदर खेला, दिल्ली में खेला, तो द्रविड़ तो उसे अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कंपैरिजन आज बहुत ही हो गया कि यार एक बॉलर आउट ऑफ फॉर्म है, वो कहाँ आउट ऑफ फॉर्म है, कौन सी टाइप ऑफ क्रिकेट में आउट ऑफ फॉर्म है, वो भी देखना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल जी ठीक है जी, मेरा ख्याल है आज का एपिसोड से सब अख्ताम पजीर किया जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मनशा भाई की टीम होपफुली के तीसरे मैच में वापस आएगी, और अभी तो सीरीज वैसे भी 1-1 से ड्रॉ ही हुई है, और वैसे भी होम सीरीज है साउथ अफ्रीका की, तो नो डाउट के हेड्स ऑफ फॉर देम कि वो कम बैक किया उन्होंने। लेकिन तीसरा मैच जो केप टाउन में होने जा रहा है वो डिसाइसिव होगा कि कौन सी टीम यहाँ से लेके जाती है, अगर कोई मेजर रोल मौसम ने प्ले ना किया तो। होपफुली किसका भी डिसीजन आएगा, और यही खूबसूरती है टेस्ट क्रिकेट की कि जहां जहां टेस्ट हो रहा है, पिछले 7-8 टेस्ट, 3 एशेज के टेस्ट, खैर एशेज का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, सॉरी मनशा भाई, मैं करना नहीं चाहता था जिक्र, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया कि उसमें वो भी हो रही है, हमारा क्रिकेट तो हो रही है, और सबसे टॉप क्लास क्रिकेट कहलाती। तो उसमें इंग्लैंड शिकस्त खुर्दा सी टीम नजर आई है। उस्मान ख्वाजा ऐसे ही बैठा बैठा उठा के उसको खिलाया और वो आते ही 100 कर गया। तो इसका मतलब है कि अब जिसको भी खिला दिया जाए मेरे ख्याल 100 कर ही लेगा वो। इंग्लैंड काफी नीचे लगी हुई है। तो एनीवेज हम आज के एपिसोड का अख्ताम करते हैं। मनशा भाई कोई बात नहीं, अगले जो मैचेस में वापस आएंगी टीम तो इंशाल्लाह उसमें पॉजिटिव बातें भी करेंगे। दिस इज जस्ट अ क्रिकेट। सो एनीवेज हमारा जो लास्ट एपिसोड सती भाई हमने किया था पाकिस्तान और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम शायकीन ये चाहते हैं कि क्रिकेट हो, सीरीज वापस आए, इसी एशेज की तरह हमें भी पाकिस्तान इंडिया की सीरीज देखने को मिले जो बैक टू बैक हो, और उसको क्रिकेट को एंजॉय कर सके। तो उसी जिम्न में बहुत सारे दोस्त अहबाब ने मुझे भी मैसेजेस करके बताया कि ये बहुत ही अच्छी एफर्ट है, आप लोगों की कोशिश, ख्वाहिश, दुआ, सारी चीजें मिलजुल के अगर सीरीज को वापस ला सके तो ये बहुत ही खुशाइंद होगा। और उस जिमन में उन्होंने एक बड़ा ही खूबसूरत शेर मुझे भेजा है उस एपिसोड के सिलसिले में, कि आनिस मोइन का शेर है मुल्तान से। आनिस मोइन खुद तो बहुत जल्दी चले गए इस दुनिया से, सिर्फ 27 साल की उम्र में, कि उनका ख्याल था कि उन्होंने सारे काम कर छोड़े हैं इसलिए वो चल दिए। उन्होंने कहा मेरे काम बाकी नहीं रह गया इस दुनिया में, मैं आगे जाऊंगा। तो खैर उनका एक शेर है, जरा सी उम्र अदावत की लंबी फहरिस्तें, जरा सी उम्र अदावत की लंबी फहरिस्तें, अजीब कर्ज विरासत में मेरे इनाम हुआ। वाह वाह। जरा सी उम्र अदावत की लंबी फहरिस्तें, अजीब कर्ज विरासत में मेरे इनाम हुआ। न थी जमीन में वुसअत मेरी नजर जैसी, न थी जमीन में वुसअत मेरी नजर जैसी, बदन थका भी नहीं और सफर तमाम। वेरी सी
शेयर के साथ और इस दुआ के साथ कि क्रिकेट जीती जागती रहेगी और हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।